हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जोशी क्लासेस में। आज मैं आपके साथ प्राइवेट कर्मचारियों के क्या अधिकार होते हैं वो डिस्कस करूंगा। प्राइवेट कर्मचारी जो कहीं पर जॉब करते हैं, जैसे कहीं होटल में काम करते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी दुकान में काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूर ही क्यों नहीं है, उनके क्या अधिकार हैं मालिक के प्रति। मालिक को क्या क्या चीज उनको देनी पड़ेगी, उनको सब बातों का आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। कितनी मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए जो आप कहीं पे जॉब करते हैं वो बताऊंगा। कितना मिनिमम घंटे मालिक आपसे काम करा सकता है, किस समय छुट्टी देनी पड़ेगी, सप्ताह में कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और सबको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट कर्मचारियों के क्या अधिकार हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले देखिए, जब आप किसी कंपनी में, किसी होटल में, किसी दुकान में कहीं पे काम करते हैं तो आपसे कितना घंटे काम लिया जा सकता है। 24 घंटे में से कितना घंटे आप काम लिया जा सकता है दोस्तों। 24 घंटे में से एक दिन में यानी कि 9 घंटे से ऊपर आपसे काम नहीं लिया जा सकता दोस्तों। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का मैनेजर 9 घंटे से ऊपर आपसे काम नहीं ले सकता। और अगर आपसे काम वो एक्स्ट्रा ले रहा है तो आपको उसकी डबल सैलरी भी देगा दोस्तों। जैसे सप्ताह में 48 घंटे से ऊपर आपसे काम नहीं लिया जा सकता। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी। हर कंपनी का अपना अलग रूल होता है, कोई फ्राइडे छुट्टी रखता है, कोई सैटरडे, कोई संडे, कोई वेडनेसडे। हर कंपनी के अलग अलग रूल्स होते हैं दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग सप्ताह में एक दिन की छुट्टी आपसे जरूर मिलेगी। ठीक, कोई महिला कर्मचारी है तो सुबह 6 बजे के बाद और शाम को 7 बजे के बीच में ही उससे काम लिया जा सकता है। शाम को 7 बजे के बाद उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन महिलाओं को लेकर कुछ रेयर कंडीशन होती हैं, जैसे कॉल सेंटर्स में जॉब करती महिलाएं, रात को काम करना पड़ता है, तो कैब की फैसिलिटी प्लस और भी फैसिलिटीज महिलाओं को देनी पड़ेगी दोस्तों। ये कंपनी के रूल्स में आता है। ठीक दोस्तों, किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जरूरी है कि आप उससे अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर का फायदा यह रहेगा कि आपको पता रहेगा कि आप इस कंपनी में इस दिन से आए हैं और आपकी सैलरी इस दिन से स्टार्ट होगी। और कंपनी को भी पता होगा कि इस दिन से ये कर्मचारी हमारे यहाँ आया है और हमने इन कंडीशंस में उसको रखा है, कितना काम कराएंगे, कितनी छुट्टियां होंगी, कितनी सैलरी होगी। अगर सैलरी आपको नहीं दी जाती तो उस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से ही आप उस पर क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। रिटन में कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी होटल में काम करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, वहां तो लेटर नहीं मिलता, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों। या फिर किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, वहां तो ऐसा लेटर आपको नहीं मिलता, तब क्या होगा। तब देखिए, तब आपको चाहिए कि आप अपने मालिक के पास या मैनेजर के पास एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, सर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, सर मैं इस दिन से आपके यहाँ काम कर रहा हूं और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, मेरी इतनी सैलरी है और मेरी ये कंडीशन है। आपके पास एक प्रमाण होगा। या ईमेल आप कर दे तो बहुत अच्छा है, ईमेल आमतौर पर बहुत अच्छा प्रूव रहता है। या व्हाट्सएप का मैसेज होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा डेट समेत कि इस दिन आपने उसे व्हाट्सएप कर रखा है दोस्तों। तो मालिक आपको निकालते समय थोड़ा डरेगा, आपकी सैलरी भी टाइम पे दे देगा आपको दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ अकाउंट जिसे कहते हैं। पीएफ अकाउंट का उल्लेख प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्ट 1952 में किया गया है। ये सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होता है जिस कंपनी में 20 से ऊपर कर्मचारी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर 20 से ऊपर जब कर्मचारी होते हैं तो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है अपने आप को पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड कराता है और रजिस्टर्ड कराने के बाद आपका पीएफ में अकाउंट खोलता है। उस अकाउंट में वो आपकी सैलरी का, जो आपको सैलरी दी जाती है, उसमें 12% काटता है और उस खाते में आपके जमा करता है। जितनी रकम काटी गई है उतनी ही रकम आपको डायरेक्टर भी जमा करता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से वो डबल अमाउंट हो जाता है। जैसे आपके अगर 100 रुपए काटे गए हैं तो 100 रुपए डायरेक्टर को भी जमा करने पड़ेंगे उस पीएफ अकाउंट में। ये आपको कब मिलते हैं, जब आप रिटायर होंगे या आप जब नौकरी छोड़ेंगे तो ये अकाउंट पैसा आपको तब पूरा पूरा मिल जाता है दोस्तों। इसमें बस कंडीशन यही है कि उस कंपनी में 20 से ऊपर कर्मचारी। अगला अधिकार देखिएगा, ईएसआईसी का अधिकार। ईएसआईसी का अधिकार क्या है? राज्य कर्मचारी बीमा योजना। इसके तहत रजिस्टर्ड किया जाता है कर्मचारियों को और उनको, उनके परिवार को इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, ये पूरा डिपार्टमेंट श्रम मंत्रालय के अंडर में आता है। इसमें कंडीशन क्या है, आपकी सैलरी कम से कम 21,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 21,000 से ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। और जो कंपनी में, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। अब इसमें देखिए काम कैसे करता है ईएसआईसी। इसमें जो कंपनी का डायरेक्टर है ये अपने आप को ईएसआईसी में रजिस्टर्ड कराता है और रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको एक कार्ड मिलता है ईएसआईसी से। ठीक, वो आपका अस्थायी कार्ड होता है। उसे जिस दिन से आपका वो कार्ड मिलता है उस दिन से ही आपका इंश्योरेंस प्लस आपके परिवार का इंश्योरेंस आप उसमें करा सकते हैं। कोई परिवार का सदस्य बीमार हो गया या आप बीमार हो गए हैं, कुछ घटना घट गई है, तो ये आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम देती है दोस्तों।
ठीक, इस अस्थायी कार्ड को जाकर आप ESIC में दिखाएंगे और वो आपका स्थायी कार्ड भी बना देंगे दोस्तों। बस कंडीशन यही है, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं वहां 10 से ऊपर कर्मचारी। अगला अधिकार देखिए कि ग्रेच्युटी का अधिकार। ग्रेच्युटी का अधिकार क्या होता है? ये एक्ट बना है 1972 में, ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें कंडीशन है जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उसमें 10 से ऊपर कर्मचारी होने चाहिए और आप ग्रेच्युटी की मांग कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जिस कंपनी में आपने जॉब करी है वहां 5 साल कम से कम आपने बिताए हैं। 5 साल उस कंपनी में जॉब की है तो 5 साल के बाद कंपनी आपको कुछ ग्रेच्युटी देती है, कुछ इनाम देती है। ठीक, जब आप कंपनी छोड़ते हैं तब आपको इनाम मिलता है, यानी कि 5 साल बाद आपको ग्रेच्युटी दे देंगे। जब आप कम से कम 5 साल उस कंपनी में नौकरी करेंगे तो आपको ग्रेच्युटी के आप हकदार हो जाते हैं, यह आपका अधिकार है। अगर कंपनी आपको ग्रेच्युटी नहीं देती और आपको निकाल रही है तो आप ग्रेच्युटी की मांग उससे कर सकते हैं। अब देखिए ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है। ग्रेच्युटी की गणना की जाती है जितनी आपकी लास्ट सैलरी थी और इनटू महंगाई भत्ता कितना है, इनटू इसे 15 किया जाता है, गुणा दिया जाता है 15 से और गुणा किया जाता है कितने साल आपने वहां पे काम किया है, इसे भाग दे दिया जाता है लास्ट में 26 से। इस तरह से आपकी पूरी ग्रेच्युटी निकल के आ जाती है। ग्रेच्युटी आपने नहीं मांगी है तो इसकी डिमांड आपको करनी चाहिए दोस्तों। इसका एक्ट भी अलग से इसलिए बनाया गया है ताकि कर्मचारी इसकी मांग। अगला अधिकार देखिए बोनस का अधिकार। बहुत सी कंपनियां जो फायदे में चल रही होती हैं और अपने कर्मचारियों को नियमित सैलरी देती रहती हैं, ठीक, सैलरी नहीं बढ़ाती, लेकिन अगर वो फायदे में चल रही हैं तो कंपनी को, जैसे दिवाली है, ईद है, कुछ धार्मिक त्यौहार है, तो उस पर बोनस लेने का भी आपका एक अधिकार होता है। आप बोनस की डिमांड भी कर सकते हैं कि हमें बोनस दीजिए, त्यौहार आ रहा है, ये त्यौहार आने वाला है, तो कंपनी आपको बोनस भी देगी दोस्तों, ये भी आपका अधिकार है। अगर आपके इन अधिकारों को छीना जाता है या आपको टर्मिनेट जबरदस्ती कंपनी की करती है तो आप कहाँ जा सकते हैं? लेबर कोर्ट्स में जाकर इसकी डिमांड कर सकते हैं, हमें जबरदस्ती हमारी कंपनी ने निकाल दिया है। कब होगा? जब आपके पास कोई लेटर होगा, ठीक, कोई स्लिप होगी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इसकी डिमांड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा जिस दिन आप कंपनी में ज्वाइन करें तो उससे लेटर मांगे, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, ठीक, कि आप इस दिन से इस कंपनी में इस जगह काम करने आए हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर हमें लिख के दे दीजिए ताकि वो प्रूव हो आपके पास कि आप इस कंपनी में इस दिन से इस जगह पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और आपके अगर अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप लेबर कमिश्नर के पास जाकर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं लेबर एक्ट के अंदर। ठीक दोस्तों, आपकी सैलरी को लेकर भी मिनिमम वेजेस एक्ट में बना है दोस्तों। कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए, इसको हर कंपनी के अपने अलग अलग नियम होते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, यही एक्ट डिसाइड करता है कर्मचारी की मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपके साथ सैलरी को लेकर भेदभाव किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा सैलरी दी जाती है और आपको कम दी जाती है, तो संविधान का आर्टिकल 39 भी स्पष्ट तौर पर बना है, 39 का क्लॉज डी, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आप भी काम वही करते हैं जो दूसरा कर्मचारी काम करता है, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है और आपको कम मिलती है, तो आप इसकी डिमांड लेबर कोर्ट में जाकर कह सकते हैं, डायरेक्टर से कह सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 39 का क्लॉज डी स्पष्ट तौर पर इसी को लेकर बना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, सब कर्मचारियों को भेदभाव ना किया जाए। कोई महिला कर्मचारी को कम सैलरी दी जाती है, पुरुष कर्मचारी को ज्यादा दी जाती है, ऐसा भेदभाव ना किया जाए। ठीक दोस्तों, ये आपको इजाजत देता है। इसी तरह से मैटरनिटी लीव भी महिलाओं को मिलनी चाहिए। कोई महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको मैटरनिटी लीव देने का अधिकार भी अलग से बना हुआ है दोस्तों। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।